हाँ बच्चों, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए, डेथ ऑफ पार्टनर जो होता है काफ़ी हद तक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जैसा ही है। इसमें काफ़ी सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जैसे ही हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप रिटायरमेंट में कर रहे थे। ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व भी आप कह सकते हैं, और उसके अलावा रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल आपका रिटायरमेंट जैसा ही है, जैसे रिटायरमेंट में आपने सीखा है। तो फ़र्क क्या है इसमें वो देखिएगा। देखिए क्या होता है, रिटायरमेंट प्लान्ड होता है, बट डेथ तो किसी पर्टिकुलर डेट पे हो सकती है। आपने देखा होगा, जो आपने रिटायरमेंट क्वेश्चन किए थे तो 5 दिन रिटायरमेंट ले रहा होता था, या तो साल के एंड में बिल्कुल, या फिर साल के फर्स्ट डे ले रहा होता था। तो वहाँ पर हमें एक चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती थी कि उसने इस गिवन करंट अकाउंटिंग ईयर में कितना काम किया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, उसको उतने टाइम की सैलरी देना, उतने टाइम का उसका प्रॉफिट निकाल के देना। ये सब चीज़ें उसमें नहीं करनी पड़ती थी, मगर ये सब चीज़ें डेथ में करनी पड़ सकती है, बिकॉज डेथ कैन हैपन एट एनी डेट। ठीक है ना, और एनी डेट का जो है किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है हमें जो चीज़ें अलग से निकालनी पड़ जाती हैं, जो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी, दैट इज़ अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। पार्टनर का सैलरी एंड कमीशन भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ है, प्रॉफिट फॉर द टाइम पीरियड डिसीज्ड पार्टनर हैज़ वर्कड इन द करंट ईयर, कि करंट ईयर में डिसीज पार्टनर ने कितने टाइम के लिए काम किया है, उतने टाइम का प्रॉफिट भी इसका निकालना होता है। अब देखिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा? जो भी उसकी कैपिटल दे रखी होगी एज पर लास्ट बैलेंस शीट, इनटू जो भी रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू जितने टाइम पीरियड उसने काम किया होगा। अगर उसकी डेथ सपोज 1 जुलाई को हो रही है, तो उसको 3 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। 1 अगस्त को है तो 4 महीने का, 1 अक्टूबर है तो 6 महीने का। ऐसे ही सैलरी का भी ध्यान रखिएगा कि सैलरी मंथली दे रखी है, क्वार्टरली दे रखी है या ईयरली दे रखी है, उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा उतने टाइम पीरियड के। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको 24,000 पर ईयर की सैलरी मिल रही है, उसने केवल 3 महीने काम किया है, तो इंटू 3/12 कर दीजिएगा, यानी कि 6,000 रह जाएगी सैलरी। ठीक है। ऐसे कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि उसने कितने टाइम पीरियड काम किया है, क्योंकि आपको याद होगा जब बता नहीं रखा होता कि पार्टनर ने जो है ड्राइंग कब करी है, तो हम ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते थे। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बता रखा होगा कि आप पार्टनर ने ड्राइंग कब करी है और उसकी टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द पीरियड दे रखी है, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि अगर उसने 3 महीने काम किया है तो आपको एवरेज टाइम पीरियड 1.5 मंथ लेना होगा। 4 महीने काम किया है तो उसके एवरेज टाइम पीरियड 2 मंथ्स लेना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो निकालने को आती है, ठीक है, जिसमें निकालने में थोड़ा दिक्कत भी होती है बच्चों को, दैट इज प्रॉफिट फॉर द टाइम पीरियड द डिसीज्ड पार्टनर हैज़ वर्कड इन करंट ईयर। अब उसको उतने टाइम का प्रॉफिट दिया जाना है जितने टाइम के लिए डिसीज पार्टनर ने काम किया है इन द करंट ईयर। अब ये प्रॉफिट उसको कैसे दिया जाता है? इसके लिए दो बेसिस होते हैं। एक होता है आपका ऑन टाइम बेसिस, और दूसरा होता है आपका ऑन टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस या फिर टर्नओवर बेसिस। तो अगर हम टाइम बेसिस की बात करते हैं, तो देखिए
कैसे निकाला जाता है उसका प्रॉफिट? टाइम बेसिस में डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट निकालना हो तो या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट को लीजिए या फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स को, जैसा क्वेश्चन में कह रखा होगा। या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, इनटू उसका प्रॉफिट शेयर जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, इनटू टाइम ही वर्कड इन करंट ईयर। अगर वो टाइम मंथ्स में होगा तो अपॉन 12 कर दीजिएगा, अगर डेज में होगा तो अपॉन 365 कर दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरह से निकाला जाता है टाइम बेसिस पे उसका प्रॉफिट। उसमें मैं लास्ट ईयर प्रॉफिट लेना होगा या एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स लेना होगा, इनटू उसका प्रॉफिट शेयर, इनटू जितने महीने या जितने डेज उसने काम किया। अगर महीने काम किया है तो अपॉन 12 कर दीजिएगा, डेज काम किया है तो अपॉन 365 कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो टाइम बेसिस में उसका प्रॉफिट इस तरह से निकाला जाता है। अब टर्नओवर बेसिस में कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। हिज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम इसमें क्या करते हैं कि लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर सेल्स, टर्नओवर मीन्स यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, का एक रेशियो या परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, इनटू करंट ईयर सेल लेते हैं टिल डेथ, इनटू हिज प्रॉफिट शेयर। अगर आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर इसके दोनों दे रखे हैं तो उनको लिख लीजिए, करंट ईयर की सेल लिख लीजिएगा टिल डेथ, एंड उसके प्रॉफिट शेयर से इनटू करिएगा, डायरेक्ट उसका प्रॉफिट निकल आएगा। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर सेल नहीं दे रखे होते, आपको उसकी जगह परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल इन लास्ट ईयर दे रखा होता है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इन प्रीवियस ईयर अपॉन 100 इनटू करंट ईयर सेल टिल डेथ इनटू हिज प्रॉफिट शेयर। इस तरह से हम उसका निकालते हैं प्रॉफिट। ठीक है बच्चों? तो आगे समझ में कैसे निकाला जाता है इसका प्रॉफिट। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बारे में। अब इस प्रॉफिट के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, अगर पार्टनर्स जो हैं, डिसीज पार्टनर के अलावा जो बाकी पार्टनर्स हैं, अगर वो पुराने रेशियो में ही गेन कर रहे हैं, यानी कोई और इन्फॉर्मेशन दी नहीं रखी, सिर्फ पुराना रेशियो दे रखा है पार्टनर्स का और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हम ये मानते हैं कि पार्टनर पुराने रेशियो में गेन कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट उसको दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। हम एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? अगर पार्टनर्स पुराने रेशियो में ही गेन कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर्स जो है, रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो हैं, किसी और रेशियो में गेन करते हैं, तो उन केस में हम रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री उस प्रॉफिट के लिए है। अगर पार्टनर पुराने रेशियो में गेन कर रहे हैं तो P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर अपने किसी और रेशियो में गेन कर रहे हैं अदर देन देयर ओल्ड रेशियो, तो हम रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे एंड डिसीज पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है? अगर आपने P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है तो P&L सस्पेंस अकाउंट अगर बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसमें एसेट साइड शो किया जाता है, एंड इस P&L सस्पेंस अकाउंट के अंदर सिर्फ इस प्रॉफिट का अमाउंट नहीं, इसमें अगर पार्टनर को सैलरी दी गई तो वो भी इसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया तो वो भी इसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो सब ट्रैक कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। हाँ बच्चों, एक चीज़ और बता दूँ कि अगर सपोज आपको जो है लास्ट ईयर प्रॉफिट या सेल हुआ, लॉस हुआ होता है,
तो ये एंट्री रिवर्स भी हो जाती हैं, डिसीज पार्टनर टू पेनल सस्पेंस या फिर डिसीज पार्टनर टू रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, अगर उसका प्रॉफिट की जगह लॉस निकल के आता है तो। क्लियर है बच्चों? तो ये एंट्री वैसे नॉर्मली कब की जाती है, जब पार्टनर पुराने रेशियो में गेन कर रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, और ये तब की जाती है जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है किसी और रेशियो में गेन कर रहे होते हैं। तो ये एंट्री बिल्कुल गुडविल जैसी ही है एक तरह से। रिमेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में डेबिट हो जाते हैं और डिसीज पार्टनर क्रेडिट कर दिया जाता है विद अमाउंट ऑफ इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉफिट जो है एक्चुअल में नहीं है, हम पिछले साल के प्रॉफिट्स पे या लास्ट ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे या पिछले कुछ साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे उसको दे रहे हैं। ये इन 2 या 3 महीने जितने भी इसने काम किया होगा इस गिवन अकाउंटिंग ईयर में, या जितने भी डेज उसने काम किया होगा, उतने टाइम पीरियड का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको बच्चों ये टॉपिक जो है जितना मैंने डिस्कस किया अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा दोबारा रिकॉल करा दूँ मैंने क्या क्या समझाया आपको ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। ये जो 3 ट्रीटमेंट्स हैं ये बिल्कुल रिटायरमेंट जैसे ही हैं। अगर आपको रिटायरमेंट आता है तो डेथ में भी आप ये आराम से कर सकते हैं, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट और रिवोल्यूशन अकाउंट। जो आपने एडमिशन में सीखा है, जो आपने रिटायरमेंट में सीखा है, वही काम आता है इन दोनों के लिए। और गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं रिटायरमेंट में, बिल्कुल वैसी ही एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है डेथ ऑफ द पार्टनर में भी। जो कुछ नई चीज़ें करनी होती हैं जो रिटायरमेंट में नॉर्मली नहीं करनी पड़ती हैं और यहाँ करनी पड़ जाती हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन टू द डिसीज पार्टनर एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, and the calculation of profit for the time period the deceased partner has worked in the current accounting year and its accounting treatment। जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक तो टाइम बेसिस पे किया जाता है, एक टर्नओवर बेसिस पे किया जाता है। जब टाइम बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है तो हमें या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट लेना होता है या एवरेज प्रॉफिट, जैसा भी क्वेश्चन में कह रखा होगा, इनटू उसका प्रॉफिट शेयर, इनटू जितने टाइम पीरियड उसने वर्क किया इन द करंट ईयर, अपॉन 12 या 365 डिपेंडिंग ऑन कि उसने डेज में काम किया या मंथ्स में काम किया है। ठीक है ना? तो लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू इसका हिस्सा इनटू जितने महीने इसने काम किया। टर्न ओवर बेसिस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट का जो है परसेंटेज देखना होता है ऑन लास्ट ईयर सेल, तो या प्रोपोर्शन देखना होता है, आप कह सकते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल, इससे वो एक परसेंटेज या फ्रैक्शन में निकल आया, इनटू करंट ईयर सेल टिल डेथ इनटू द प्रॉफिट शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर। इसमें टाइम पीरियड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने करंट ईयर सेल ली ही उतने टाइम पीरियड की है जितने उसकी डेथ तक का टाइम पीरियड की हमने सेल ली है। दैट्स वाई यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ कवर हो गया करंट ईयर सेल में। कभी कभार ये लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर सेल नहीं दे रखे होते, हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल दे रखा होता है इन द प्रीवियस ईयर, तो वो परसेंटेज ले लेते हैं अपॉन 100 इंटू करंट ईयर सेल टिल डेथ इंटू हिज प्रॉफिट शेयर। और इसकी एंट्री, जो इस प्रॉफिट की एंट्री है वो मैंने बताया आपको कि पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर पुराने रेशियो में गेन कर रहे हैं, और अगर पार्टनर पुराने रेशियो में की जगह किसी और रेशियो में गेन कर रहे हैं तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गेन इन ओल्ड रेशियो, गेन इन एनी अदर रेशियो। और ये एंट्री हम चाहें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी यही एंट्री कर सकते हैं, यही एंट्री पार्टनर सैलरी की भी कर सकते हैं, यही एंट्री हम जो है पार्टनर कमीशन की भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री को इसको रिवर्स कर सकते हैं, डिसीज पार्टनर टू पीएनएल सस्पेंस, क्योंकि पीएनएल सस्पेंस में सिर्फ ये प्रॉफिट नहीं होता, इसके अलावा पार्टनर्स को जो भी अप्रोप्रिएशन दिए जाते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, और जो पार्टनर से लिया जाता है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो अब सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो पीएनएल सस्पेंस का बैलेंस है वो नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होता है, तो एसेट साइड में आता है। समटाइम्स अगर लॉस होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मैंने को बताया था, और उसका बैलेंस अगर क्रेडिट निकल के आता है तो लायबिलिटी साइड भी शो किया जा सकता है। ठीक है बच्चों? तो नॉर्मली आप देखिएगा पार्टनर जो है पुराने रेशियो में गेन कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर यही एंट्री करने को आया करेगी आपको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाएगा अगर बैलेंस शीट बनाई जाती है तो। ठीक है बच्चों? इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, मैं अपने बाकी जो आगे की चीज़ें हैं वो अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, एंड आई होप आप लोगों को जो भी इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है ना? ये देखिए जो मैंने ओवरऑल जो चीज़ डिस्कस करी है सारा इसका एक समराइज वे में है ये। ठीक है बच्चों, थैंक यू।